गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोगों ने डी ब्रोगली आज हम लोगों ने डी ब्रोगली वेव का सेकंड पार्ट किया था। कल हम लोग डी ब्रोगली वेव का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया था और अब हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इसको भी हम लोग दो पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनर्जी के फार्मूले और रेडियस के फार्मूले अगर आप देख लेंगे, और लाइमन, बामर, पास्चन, ये तीन कम से कम आप देख लेंगे कि इनमें वेवलेंथ कैसे निकाली जाती है और कौन सा इनविजिबल है, कौन सा विजिबल है। और जो विजिबल है उसमें पहला कलर रेड है, दूसरा ब्लू है, उसके बाद के सारे कलर वायलेट हैं। ये बामर सीरीज है जो कि विजिबल होती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। इतनी चीज़ें देखकर अगर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन आपके सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन अगर एटॉमिक मॉडल की बात करें तो क्वेश्चन जो ज़्यादा आए हैं वो आए हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की बातें हुई हैं, थोड़ी सी बात स्कैटरिंग की हुई है, और थोड़ी सी बात हुई है सेमी इम्पैक्ट पैरामीटर की। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पर आधारित, जब भी एग्जाम में आया उसी से क्वेश्चन आया, ठीक है। हाइड्रोजन एटम में छठवीं ऑर्बिट तक के एनर्जी लेवल जरूर याद रखें, जैसे -13.6, -5.4, -3.4, इस प्रकार से छठवीं ऑर्बिट तक के एनर्जी याद रखेंगे। तो अल्फा पार्टिकल जिसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव करता है और एक न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और मास में क्या रिलेशन होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ये एक अल्फा पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से, जिसका मास m है, एक न्यूक्लियस की ओर अप्रोच करता है जिसका चार्ज Ze होता है, और यहाँ तक आकर वो रिपेल हो जाता है और वापस लौट जाता है। इस प्रकार से इसे बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसे r0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पॉइंट को हम A मान लें और इस पॉइंट को हम B मान लें। तो A से लेके B तक हमें ये पता लगाना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और मास में क्या रिलेशन होगा। तो A से लेके B तक हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। KB प्लस U एट पॉइंट B, तो ½ mv² प्लस 0, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस वेरी फार मानी जाती है और वेरी फार माने जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, जबकि B पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू 2E। अल्फा पार्टिकल है, हाँ अल्फा पार्टिकल है, तो उसका चार्ज 2 प्रोटॉनों के बराबर होगा 2E, और बाई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो दिस बिकम ½ mv² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z2ZE² बाई R0। तो ये 2 से 4 को काटा तो यह 2 आया, और इस 2 से इस 2 कट कर दिया तो 2 बिल्कुल गायब हो गया। 2 के हट जाने के बाद अब हम R0 को इधर लेकर आ जाएंगे, और ऊपर है ZE² और नीचे क्या होगा पाई एप्सिलॉन नॉट m, और क्या होगा बोलो v²। R² इधर चला जाएगा और mv² नीचे आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, यही हमको पता लगाना था। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा D, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आराम से सॉल्व हो जाते हैं। और आप PYQ अगर उठाते हैं, देखते हैं, तो आप पाएंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो ज्यादातर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के ही हैं। ऐसे ही अगला सवाल देखिए। अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी ½ mv² बॉम्बार्डेड हैवी टारगेट ऑफ चार्ज ZE। फिर से देखिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को ही पूछा गया है, मतलब ये लगभग सेम क्वेश्चन है। मास के इनवर्सली आएगा वो तो आएगा ही आएगा, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। ये देखिए अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी
और न्यूक्लियस का चार्ज Ze तो सेम सोल्यूशन बन जाएगा। और v स्क्वायर के डायरेक्टली नहीं होता बल्कि इनवर्सली होता है ना। अभी भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हम लोगों ने मतलब ये क्वेश्चन और उसके पहले वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वेलोसिटी v है, मास m है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है जिसका चार्ज Ze है, अल्फा पार्टिकल रिपेल किया जाता है और एक लिमिट तक जाकर वापस लौट आता है, और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दोबारा इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बताते हैं। अगर हम इस पार्टिकल को A और इस पॉइंट को B मान लें तो A से लेके B तक अगर हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेशन, तो सेम सोल्यूशन बनेगा हाफ mv² प्लस 0, क्योंकि इनिशियल डिस्टेंस ज़्यादा मानी जाती है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिखेंगे। B पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अल्फा पार्टिकल की बात की गई है और न्यूक्लियस का चार्ज दिया हुआ है Ze और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, तो 2 से 4, 2 और ये 2 भी कैंसिल, और R0 को हम लोग इस तरफ लेकर आएंगे तो देखिए सेम सोल्यूशन बन रहा है। 2 हट चुका है, Ze² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट mv², यानी कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो मास के इन्वर्सली है और वेलोसिटी के स्क्वायर के भी इन्वर्सली है और एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तीन प्रोपोर्शनलिटीज हैं जिनमें ये सही है। देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये v की पावर 4 लिखे होने की वजह से गलत हो गया। ऑप्शन सी सही है। Z1 और मास m1 एक पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर है वो Z है, और ये फेंका जाता है और एक न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता है जिसका एटॉमिक नंबर Z1 है और मास जो है वो m2 है और इसका मास m1 है। ठीक है ना। ये फेंका जाता है और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है। तो ये देखिए इस पॉइंट को A मान लें और इस पॉइंट को B मान लें, और ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसा कि हमने 2 बार पहले बताया। तो A पर काइनेटिक और A पर पोटेंशियल का सम B पर काइनेटिक और B पर पोटेंशियल के सम के बराबर अगर हम लोग करते हैं तो हाफ m1v² प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह पर Z1e और Q2 की जगह पर Z2e, हाँ Q1 Q2 बाई R0। ये फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो Q1 कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर Z1 है तो चार्ज होगा Z1e, और इसका एटॉमिक नंबर Z2 है तो चार्ज होगा Z2e। ठीक है। इस तरीके से हम लोग हाफ m1v² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z1 Z2e² बाई R0। इस 2 से इस 4 को हम कैंसिल करवा लें। हालांकि प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है तो कैंसिल कराने का कोई महत्व ज़्यादा नहीं है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच को हम उस तरफ ले जाएं तो ऊपर बचेगा Z1 Z2 और e² और नीचे पाई एप्सिलॉन नॉट m1 और साथ में v²। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z1 Z2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और m1 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और v² के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही, सेकंड ऑप्शन सही होगा। m1 m2 के डायरेक्टली बिल्कुल नहीं बल्कि m2 के m1 के इन्वर्सली है। केवल Z1 के इन्वर्सली तो है ही नहीं, m1 के डायरेक्टली बिल्कुल नहीं है, m1 के इन्वर्सली है। तो केवल बी ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन रॉन्ग है।
इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, सर्कुलर ऑर्बिट r रेडियस में कोलम्बियन फोर्स के बारे में पूछा गया है। ये है न्यूक्लियस, इसका चार्ज Ze और ये है रेडियस वेक्टर। ये देखिए ये है रेडियस वेक्टर और ये है फोर्स वेक्टर। ये जो एरो आपको दिखाई पड़ रहा है ये रेडियस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो उल्टा एरो दिखाई पड़ रहा है वो फोर्स वेक्टर को, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होंगे। तो कैसे लिखेंगे, Q1 की जगह पर Ze और Q2 की जगह पर E और अपॉन में r स्क्वायर, और यहाँ पर r कैप रहेगा विद माइनस साइन। क्यों रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं, इसलिए माइनस साइन को हमें लगाना होगा, ठीक है ना। r कैप हम लेकर चल रहे हैं, तो ये हो गया माइनस ऑफ k का मतलब है 1/4πε0 Ze स्क्वायर बाई r स्क्वायर विद r कैप। r कैप को अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करें तो ये देखिए 1/-e स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r कैप ये एकदम सही है, इसको और सही तरीके से लिखा जा सकता है, r कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r होता है, जिसकी वजह से इसका एक और आंसर हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। नीचे r³ हो जाएगा और ऊपर r वेक्टर हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी सही है और ये आंसर भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शन किस फॉर्म में है, कैप के फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है बल्कि वेक्टर के कैप के फॉर्म में है, ठीक है ना। ऑप्शन डी सही है। In Rutherford scattering experiment, what will be the correct angle of alpha scattering for the impact parameter 0? सेमी इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है पहले आप ये समझिए। ये एक अल्फा पार्टिकल है जो इस तरीके से जा रहा होता है और ये यहाँ से डेविएट हो जाता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और जिस रास्ते पे वो जा रहा था वहाँ से इस सेंटर की, न्यूक्लियस के सेंटर की दूरी कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको P से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर B से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा है कि सेमी इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है, यानी कि B बन ही नहीं रहा। B न बनने का मतलब है कि पार्टिकल सीधे हेड ऑन जाकर अपने रास्ते से लौट आया। तो बताइए कितने डिग्री की स्कैटरिंग हुई, ये जाना और उसी रास्ते पर लौटना। ये देखिए ये डायग्राम B इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यहाँ पर B इज इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब इसमें B है और इस वाले प्रोसेस में B नहीं है। तो बताइए कितने डिग्री की स्कैटरिंग हुई। यहाँ पर देखिए जैसे 60 डिग्री की स्कैटरिंग हुई और यहाँ पर देखिए पूरा वापस लौट गया, यानी कि स्कैटरिंग कितने डिग्री की हुई, 180 डिग्री की स्कैटरिंग हुई। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। The radius of innermost orbit of hydrogen atom is 5.3 into 10 power 11 meter. What is the radius of third allowed orbit of hydrogen atom? यहाँ तक सवाल है रेडियस का, तो रेडियस 0.53 इंटू n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर बाई z, ठीक है ना। तो जो रेडियस है वो सबसे इनर ऑर्बिट की रेडियस इतनी दी गई है, तो थर्ड ऑर्बिट की रेडियस के बारे में पूछा गया है। तो सबसे इनर ऑर्बिट की रेडियस यानी कि R1 की वैल्यू को हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, और मीटर को हमने कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि ये फार्मूला एंगस्ट्रॉम में हमको आंसर देता है। तो इंटू 10⁻10, अब एंगस्ट्रॉम हो गया 0.53 और ये हो गया 1 स्क्वायर बाई 1, ठीक है ना। ये आपका पहला इक्वेशन बना हुआ पड़ा हुआ है। इनर मोस्ट ऑर्बिट का रेडियस, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ वैल्यू पुट करना सा क्या हुआ, फिर तो बराबर आ गया, दिस बराबर दिस आ गया। चलिए थर्ड ऑर्बिट के सॉल्व कर लेते हैं। R of third orbit 0.53
एन स्क्वायर बाई जेड यानी कि 0.53। थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 3 स्क्वायर बाई 1 9 से, हाँ ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आ रहा है 0.53 इंटू 9 यानी कि ये 4.77। ये आंसर हमारा एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, जिसे हमें मीटर में कन्वर्ट तो नहीं करना है, तो आपका रिजल्ट आएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन था और इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व हो गया। ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में हमको रेडियस बताता है। ठीक है, समझ में आ गया ना सवाल। n की वैल्यू रखनी है 3, z की वैल्यू 1 है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होती है, ये लिखा हुआ है, देखिए आराम से ये आंसर आ गया। तो फॉर्मूले बस आप एक बार रिवाइज कर लीजिए बुकलेट उठा के, तो क्वेश्चन सब हो जाएंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब आए हुए क्वेश्चन है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज इज लैम्डा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज पूछा गया। बामर, लाइमन, बामर, पाश्चन और ब्रैकेट, ये नंबर हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये n1 के मान हमने दिए हुए हैं। ठीक है ना। लाइमन के लिए n1 का मान 1, बामर के 2, पाश्चन 3, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, और ब्रैकेट की ही इन्होंने बात की है। तो चलिए लाइमन की बात की है और बामर की बात की है और ब्रैकेट की बात की। तो आइए पहले बामर के लिए लैम्डा बामर 1 अपॉन लैम्डा बामर इज इक्वल टू r 1 by n1 square minus 1 by n2 square. So this become r1 by 2 square minus 1 by infinite. क्यों? क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n1 की वैल्यू ये रखनी होगी और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी होगी। ठीक है ना। तो ये बना r by 4, so lambda बामर इज इक्वल टू 4 by r। आइए अब ब्रैकेट के लिए सॉल्व करते हैं। लैम्डा ब्रैकेट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, तो n1 की वैल्यू ये रखनी है कितनी 4 और n2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखनी है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लास्ट मेंबर, तो लास्ट मेंबर के लिए n2 की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट रखी जाती है और n1 की वैल्यू हमेशा ये रखते हैं। अगर लाइमन की बात करें तो n1 1 रखना है, बामर में n1 2 रखना है, पाश्चन में n1 3 रखना है, ब्रैकेट में n1 4 रखना है। यानी कि n1 की जगह पर वही नंबर रखना है जिस नंबर की सीरीज है। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड और हेम्फ्री, ये सब नंबर जो हैं 1 2 3 4 5 6 ये सब नंबर n1 है। और n2 की वैल्यू डिपेंड करती है क्वेश्चन पर। n2 की वैल्यू अगर फर्स्ट मेंबर पूछा गया है तो n2 की वैल्यू नेक्स्ट n1 से नेक्स्ट होगी, और अगर लास्ट मेंबर पूछा गया है यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा गया है जिसे हम लोग सीरीज लिमिट भी कहते हैं, तो n2 की वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट ही रखनी होती है। इस तरीके से ये r बाई 16 है। सो लैम्डा ब्रैकेट इज इक्वल टू 16 बाई r। सो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा बामर अपॉन लैम्डा ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 बाई r एंड देन 16 बाई r ऊपर चला जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा और ये 1 अपॉन 4 बन जाएगा। इस प्रकार से लैम्डा ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 टाइम्स लैम्डा बामर। लैम्डा बामर जिसको लैम्डा बोला गया है, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। तो बस लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको n1 और n2 की वैल्यू पर ध्यान देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लाइमन के लिए एग्जांपल बताने से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लाइमन पहले नंबर की सीरीज है, तो n1 की वैल्यू 1 होगी, जबकि n2 की वैल्यू 2 से शुरू होगी, 3 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये बोला जाएगा फर्स्ट मेंबर। जब ये रखेंगे n2 की जगह पर फर्स्ट मेंबर आएगा, ये रखेंगे तो लास्ट मेंबर आएगा। ये लैम्डा मैक्सिमम होगा
और ये लैम्डा मिनिमम होगा, और इसी लैम्डा मिनिमम को हम लोग सीरीज लिमिट या लैम्डा मिनिमम या लास्ट मेंबर के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग लैम्डा मैक्सिमम या फर्स्ट मेंबर के नाम से जानते हैं। जबकि n1 की वैल्यू सीरीज के नंबर पर होती है। जैसे लाइमन 1 तो n1 1, सेकेंड बामर तो n1 2, थर्ड पाशन तो n1 3। n1 की वैल्यू सीरीज के नंबर पे डिपेंड करता है, और n2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर इसकी नेक्स्ट वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट मेंबर की वैल्यू निकलेगी, और लास्ट वैल्यू रखोगे तो सीरीज लिमिट निकलेगी, यानी कि लैम्डा मिनिमम निकल के आएगा। The minimum wavelength of X-ray produced by electron accelerated through the अच्छा इलेक्ट्रॉन से हम एक्सरे बनाना चाहते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन है जो एक पोटेंशियल डिफरेंस V से एक्सेलरेट किया गया, फिर यहाँ पर एक टारगेट रखा गया, और ये इलेक्ट्रॉन जब टारगेट से टकराया तो अपनी सारी एनर्जी लॉस करके उस एनर्जी से इसने फोटोन बना दिया। तो फोटोन की जो वेवलेंथ है, ठीक है ना, फोटोन की जो वेवलेंथ है वो V पर कैसे डिपेंड करेगी, हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए एनर्जी, फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि एक ये इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लॉस करेगा तब जाके फोटोन की एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, और एनर्जी मैक्सिमम यानी कि वेवलेंथ मिनिमम होगी। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन की सारी काइनेटिक एनर्जी को एक ही टक्कर में लॉस करवा देना है। तो ये देखिए hc/λ है, और इसकी एनर्जी क्या लिखा जाएगा, E डेल्टा V। डेल्टा V की जगह पर हमको V लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस V लिखा हुआ है। इस प्रकार से वेवलेंथ इज इक्वल टू hc/, अच्छा ये क्योंकि वोल्ट में है तो इसको हम E से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो E से E कट गया, और लैम्डा इज इक्वल टू hc/V आ गया, ठीक है ना। यानी कि जो वेवलेंथ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, सवाल अच्छा है। T1 T2 be the energy of electron in first and second excited state of hydrogen atom respectively। तो T1 और T2 का हमें रेशियो फाइंड करना है। जैसा कि एनर्जी का हम लोग जानते हैं 13.6 और Z²/n²। तो सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये चीज़ ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 3²/2²। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि जो एनर्जी है वो n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा ये सेकेंड ऑर्बिट कैसे हो गई, तो क्या लिखा है बताओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और क्या लिखा है बताओ, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड का मतलब होता है एक आगे वाला, तो फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकेंड स्टेट, और सेकेंड एक्साइटेड मतलब थर्ड स्टेट। जैसे फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब सिक्स्थ स्टेट, ऐसे बोलते, ठीक है। ये हो गया आपका 9/4। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्योंकि एक क्लास है इसलिए इस क्वेश्चन को पार्ट 1 का आखिरी क्वेश्चन मानते हैं, और जो बचे हुए 15 क्वेश्चन होंगे वो हम लोग पार्ट 2 में कर लेंगे आज ही। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेशनरी स्टेट हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो एनर्जी का जो शॉर्टकट फार्मूला है वो 13-13.6 Z²/n², और हाइड्रोजन एटम की बात है तो Z इक्वल टू हमें 1 रखना है, लिखा हुआ भाई हाइड्रोजन एटम, यानी कि Z इक्वल टू n रखना है। तो देखिए कितनी आसानी से हमने आपसे कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आपको एनर्जी के रेडियस के फार्मूले पता है तो आप बहुत कुछ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी का डबल होती है। तो अगर आपको
टोटल एनर्जी का फॉर्मूले पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी तुरंत निकाल लेंगे और डबल करके पोटेंशियल निकाल लेंगे। अगर आपको टोटल एनर्जी के फॉर्मूले पता है तो माइनस साइन लगा के काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और टोटल एनर्जी पता है तो उसको डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और उसी के साथ साथ रेडियस के फॉर्मूले जरूर याद रखें और वेलोसिटी के फॉर्मूले भी जरूर याद रखें। बुकलेट में सब कुछ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, उनको आप देख लीजिए। और अगर ज़्यादा होगा तो हम जो पार्ट बी अभी बनाने जा रहे हैं उसमें आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज भी करवा देंगे जिनसे हमेशा सवाल पूछा गया है। तो 15 साल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आए उनको देख के आपको ये अंदाजा लग जाएगा, जरूर लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना तैयार करिए, हम लोग अभी पार्ट बी आगे बनाएंगे।